गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की मुहिम अपने आखिरी मरहले में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कंकरेज, पाटन, सुजेत्रा और अहमदाबाद में इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी लगाई अपनी पूरी ताकत। गुजरात में पहले मरहले के लिए कल कच्छ, सौराष्ट्र और जनूबी गुजरात के 19 अजला की 89 सीटों पर हुई वोटिंग। शाम तक तकरीबन 60% वोटिंग की गई दर्ज। आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबी मुहिम का है आखिरी दिन। शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम हो जाएगी खत्म। बीजेपी, एएपी और कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। कौमी एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा माजूर खिलाड़ियों में बेदारी पैदा करने के लिए आज इंक्लूजन सेमिनार का करेगा इनेकाद। नाडा ने माजूर खिलाड़ियों के लिए एंटी डोपिंग बेदारी के सिलसिले में एक जामे मॉड्यूल किया है तैयार। अमरीकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने यूक्रेन में जंगी जराइम के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का किया आज़म। तमाम इत्तेहादियों ने जंग से पैदा होने वाले माशी बहरान से निपटने पर दिया जोर। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया ये ऐलान। और कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप से 4 बार का आलमी चैंपियन जर्मनी हुआ बाहर। दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम का भी वर्ल्ड कप का सफर हुआ खत्म। जापान और मराकश ने नॉकआउट राउंड के लिए किया क्वालिफाई। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 4 इंतखाबी जलसे को खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म सुबह 11 बजे जलसे आम से खिताब करेंगे। दूसरा जलसा दोपहर 12:30 बजे पाटन यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होगा। तीसरा इजलास आणंद ज़िले के सुजेत्रा तहसील के CB पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल में दोपहर 3:45 पर होगा। चौथा और आखिरी जलसा अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में वाक़ विक्रम मिल कॉम्प्लेक्स में होगा। इससे कबल कल वज़ीर आज़म ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर तवील रोड शो किया जो 16 असम्बली हलकों से गुजरा। गुजरात में दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम कल ख़त्म हो जाएगी। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज 3 इंतखाबी जलसे और 1 रोड शो करेंगे। अमित शाह आज मेहसाना के नौगढ़ गांव में और दोपहर को मेहसाना के वेजापुर तहसील के गोविंदपुरा सर्कल में जलसे को खिताब करेंगे। इसके बाद वो वडोदरा के रावपुरा में रोड शो और शाम 7 बजे अहमदाबाद के चांदखेड़ा न्यू CG रोड पर एक इंतखाबी जलसे को खिताब करेंगे। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी लीडर पुरुषोत्तम रुपाला वीरपुर, दमोह, खेड़ा और मेहसाना में 4 इंतखाबी जलसों को खिताब करेंगे। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत मेहसाना ज़िले में 2 अवामी जलसों को खिताब करेंगे। वहीं मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी भी मेहसाना के कड़ी में रोड शो करेंगी और डेसा में एक जलसे आम से खिताब करेंगी। इसके साथ ही गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों ने अपनी तमाम तर ताकत लगा दी है। कांग्रेस के राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट शक्ति सिंह गोयल, इमरान प्रतापगढ़ी और दीगर लीडरान भी अपने उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के रहनुमा और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा आज अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके साथ भगवंत मान के रोड शो का भी एक प्रोग्राम है। गुजरात में कल पहले मरहले की पोलिंग पुरअमन रही। इस दौरान 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई। इस मरहले में सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात की 89 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले मरहले में 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर्स ने किया है। इसमें रियासती हुकूमत के मौजूदा 14 वज़रा भी शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के साबिक वज़ीर पुरुषोत्तम सोलंकी, 6 बार के MLA कंवरजी बावलिया, गुजरात हुकूमत के वज़ीर दाखिला हर्ष सिंघवी, मोरबी से कांतिलाल अमृतिया, रियोबा जडेजा, कांग्रेस के मुमताज़ रहनुमा और अपोजिशन के साबिक लीडर अर्जुन मोडवादिया,
आम आदमी पार्टी के वज़ीर आला के उम्मीदवार असदुद्दीन गढ़वी और गुजरात में आम आदमी पार्टी के रियासती सदर गोपाल अटालिया भी शामिल हैं। और गुजरात असम्बली इंतखाबात में डीडी न्यूज़ की टीम का सफ़र जारी है। विरमगाम सीट बहुत ज़ेर बहस है, यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं, हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र मिश्रा ने इंतखाबी सफ़र में जानने की कोशिश की। गुजरात के चुनावी सफर में हम जगह जगह घूम रहे हैं। आज पहुंचे हैं विरमगाम। विरमगाम चर्चित है क्योंकि यहां से बीजेपी ने हार्दिक पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। हार्दिक पटेल गुजरात में चर्चित चेहरे हैं और इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, इस कठिन मानी जाने वाली सीट पर। बताइए कि क्या है यहाँ हार्दिक लड़ने के बाद क्या चर्चा हो रही है? बढ़िया हो रही है, उसके लिए तो हार्दिक के लिए अच्छा है। हाँ, हार्दिक बीजेपी लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे कि जीत जाएंगे। चुनौती कड़ी है क्योंकि यहाँ पर तो पिछली बार कांग्रेस जीती थी। पिछली बार हुआ, लगा इस बार नहीं होगा शायद। गाँव के लिए क्या मुद्दा है? यहाँ तो एक युवा उम्मीदवार है। यही मुद्दा है मेरे लिए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, मगर जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए ने। एबीवीपी भी वही कहती है कि आप उसी को वोट दो जो बहुत बढ़िया काम करे, वो चाहे बीजेपी हो कि कांग्रेस हो। एक युवा के तौर पर जो मौजूदा सरकार है उसको आप कहाँ आंकते हैं, कहाँ रखते हैं? युवा के हिसाब से तो देखने जाए तो अभी तो भाजपा को ही ज्यादा वोट की संभावना है, क्योंकि भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपकी दुकान है, अब काफी दल के लोग आते होंगे, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, कौन ज्यादा आते हैं या फिर किसका जोर दे? विरमगाम के अंदर विकास चाहिए, जो गटर का है और रोड का है वो विकास चाहिए मेरे को। सभी लोग वो नाई की दुकान पे आते हैं, सभी लोग वो यही बोलते हैं कि गटर अच्छी नहीं है 25 साल से, रोड रास्ते अच्छे नहीं 25 साल से, वो बना दे। क्या क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार था इसलिए, या फिर क्या आपको कहना? आप मतलब जीते कोई भी, आप कह रहे हो काम करा है? काम करना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए विरमगाम का। क्या लगता है, बहुत टक्कर वाली सीट है, बड़ा चर्चा है हार्दिक के लड़ने से आए विरमगाम? टक्कर तो ऐसी कोई है नहीं, काम अच्छा है तो आएंगे ही। तो कौन आएगा ये तो बताइए। नहीं, भाजपा का काम अच्छा है, कई जगह काम अच्छा है। इस बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस वो तो है, भाजपा में कोई ऐसा अच्छा है था नहीं। तो हालात बदले हैं विरमगाम के, युवा है आप। हाँ जी, क्या बदला? हालात में ऐसा तो कुछ नहीं है, ऊपर भी भाजपा है तो फिर हम यही मांगेंगे कि नीचे भी भाजपा आ जाए, क्योंकि उससे काम होना चाहिए। कौन आएगा, हार्दिक या कांग्रेस? हार्दिक। हाँ, भाजपा आएगी। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। नहीं, अब के बार भाजपा आएगी। क्यों, वजह बताइए। हार्दिक पटेल है ना हार्दिक पटेल है। हाँ, पाटीदार किसके साथ? युवा नेता है, पूरी कौम उसके साथ है। क्या है जो दावा किया जा रहा है कि गुजरात बदला है, विकास पर बहुत आगे बढ़ा है? और विकास जो पानी, बिजली, वो सभी गाँव में भी सब कुछ सुविधा हो गई है। और यहाँ के जो लोग हैं खेतीबाड़ी वाले, बरोबर, उसको पानी की जरूरत है। और यहाँ जो उद्योग हुआ है, तो उद्योग के लिए इससे ऐसे ने वो सभी युवा है उसको रोजगार मिला है। क्या वजह है जो लोग कह रहे हैं हार्दिक पटेल सीट निकाल सकते हैं? पटेल नौजवान है और काम करने में सक्षम है और सबका काम करेंगे और ऐसा ही आदमी चाहिए। चुनावी सफर में विरमगाम की जनता से और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि विरमगाम में उनके मुद्दे क्या हैं और वो जो जीतेगा उससे क्या चाहते हैं, यानी अपने जनप्रतिनिधि से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो चुनावी सफर में हमारा सफर जारी है, किसी और दिन मिलेंगे दूसरी सीट पर, दूसरे शहर में। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, विरमगाम। गुजरात के बाद अब खबर दिल्ली की। दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तशहीर का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी मुहिम का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। बीजेपी, एएपी और कांग्रेस ने वोटरों को राग़िब करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार आज शाम तक ही जलसा-ए-आम कर सकेंगे, इसके बाद वो गाड़ी पर इंतखाबी निशान का झंडा लगाकर इधर उधर नहीं घूम सकेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस बार भी दिल्ली रियासती इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन पोलिंग का हवाला देते हुए लोकसभा और असम्बली इंतखाबात की तरह एक दिन पहले इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी लगा दी है, जबकि 4 दिसंबर को वोटिंग होगी।
और दिल्ली के सुभाष नगर वार्ड में भी मुकाबला से रुखी होने वाला है। हदबंदी से पहले ये आम नशिस्त हुआ करती थी, लेकिन अब इसे ख्वातीन के लिए मखसूस कर दिया गया है। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी। इस बार यहाँ कितनी ख्वातीन उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रही हैं और असल मुकाबला किन किन के दरमियान होगा, इसके अलावा यहाँ इंतखाबी मौज़ूआत क्या होंगे, इसका जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सुभाष नगर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। किन महिला उम्मीदवारों के बीच हो रहा है ये मुकाबला, आइए जायजा लेते हैं। सुभाष नगर वार्ड पर भाजपा की ओर से रेखा साहनी जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? नमस्कार। पहले तो सीधा सा चुनाव है, ये क्षेत्रीय चुनाव है, क्षेत्र के विकास का चुनाव है और जनता भी इस चीज़ से बहुत परेशान है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे पूर्व निगम पार्षद जी रहे, पहले उनकी धर्मपत्नी थी और अब वो खुद थे, तो पिछले 10 साल से क्षेत्र का तो कुछ भी प्रोग्रेस हुई नहीं, ना विकास हुआ, ना कोई पार्क मेंटेन हुए, ना नालियाँ साफ हुई। तो बस ये लड़ाई सिर्फ हमारे क्षेत्र की है। आम आदमी पार्टी की ओर से मंजू सेतिया चुनावी मैदान में हैं। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हम काम के मुद्दों के ऊपर जनता के साथ जा रहे हैं। काम किए हैं, काम करेंगे और जनता हमारे साथ है। जनता का बहुत हमें आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, क्योंकि काम ही जनता ने देखा है। पहले भी काम किए, अब भी काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे। अपनी जीत को लेकर कितने % आप आश्वस्त हैं? अपनी जीत पे मैं पूरा, मेरे को आश्वासन है, क्योंकि हम पूरे अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। कांग्रेस की ओर से स्नेह त्रिपाठी चुनावी मैदान में हैं। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? बड़ी गंदगी पड़ी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटों की प्रॉब्लम है, पार्क गंदे पड़े हैं, कूड़े को ढेर लगे हुए हैं, उसमें गए में झुग्गियों में सारे गटर खुले पड़े हुए हैं, वही माताएं पानी भर रही हैं, गंदा पानी आ रहा है, बच्चे गिर जाते हैं कई बार गटर में देख के। तो वो हम सारी समस्याएं, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो सारी समस्याओं को मैं समाधान करना चाहती हूँ। सुभाष नगर में क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे, बात करते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे सुभाष नगर में? सुभाष नगर में चुनावी मुद्दा या पूरी दिल्ली में चुनावी मुद्दा एक ही रहेगा, विकास का। कि विकास, जनता को विकास चाहिए, जनता को बाकी किसी बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या सैलरी है, क्या मंदिर है, क्या मस्जिद है। जनता को एक ही चीज़ चाहिए, विकास। आम जनता को जो ज़रूरतें हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं रहती है, पार्कों में सफाई नहीं रहती है और गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, ऐसा कुछ हो कि जो भी प्रत्याशी चुन के आए वो क्षेत्र की समस्याओं को दूर करे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सुभाष नगर सीट पर कुल 7 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जिसमें 4 राजनीतिक दलों से संबंध रखती हैं, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। क्षेत्र की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, यह तो आने वाली 4 दिसंबर ही तय करेगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा माजूर खिलाड़ियों में बेदारी पैदा करने के लिए आज इंक्लूजन सेमिनार का इनेकाद करेगा। सुजाता चतुर्वेदी, सेक्रेटरी महकमा खेल, अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प और कैनी ली, रीजनल ऑफिसर मैनेजर एशिया ओशिनिया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी सिंपोजियम से खिताब करेंगे। नाडा ने माजूर खिलाड़ियों के लिए एंटी डोपिंग तालीम और बेदारी के लिए एक जामे मॉड्यूल तैयार किया है। और भारत बायोटेक की कोरोना से लड़ने वाली दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी मिल गई है। हेटरोलोगस बूस्टर को 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में महदूद इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। हेटरोलोगस बूस्टर का मतलब है कि कोई भी शख्स जिसने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की खुराक ली है, इसे भी यह खुसूसी इंट्रानेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर दी जा सकती है। ये बात मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत खुद मुख्तार इदारों की कमेटियों की मीटिंग की सदारत करते हुए बताई। वजीर ने बताया कि इस वैक्सीन के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल्स का खर्च कोविड सिक्योरिटी मिशन के तहत बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने बर्दाश्त किया है। और लुधियाना कोर्ट धमाका केस की तहकीकात करने वाली कौमी तहकीकाती एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है। NIA ने मफरूर दहशतगर्द हरप्रीत सिंह उर्फ हनी को कल मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर से आने पर गिरफ्तार कर लिया है।
NIA ने हरप्रीत सिंह को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। वो मलेशिया से परवाज़ के जरिए भारत वापस आया था। NIA का कहना है कि पाकिस्तान में मुकीम इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के सरबराह हरप्रीत सिंह लखबीर सिंह रोडे के करीबी हैं और वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में लुधियाना कोर्ट बम धमाके के साजिशियों में से एक था। इस धमाके में एक शख्स की मौत जबकि 6 अफराद जख्मी हुए थे। लखबीर सिंह रोडे के कहने पर काम करते हुए पे ने अपनी मर्जी के मुताबिक IED पहुंचाया था। इसे पाकिस्तान से भारत भेजा गया था। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स धमाके में भी यही इस्तेमाल किया गया था। इससे कबल NIA ने हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पर 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था, जिसके खिलाफ खुसूसी NIA अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। और नाज़रीन, हवाई मुसाफिरों को अब हवाई अड्डे पर शनाख्ती कार्ड या बोर्डिंग पास दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मुल्क के 3 शहरों में DG यात्रा ऐप लॉन्च की गई है, जिसमें मुसाफिर अपना आधार कार्ड और तस्वीर अपलोड करके अपने चेहरे की बराह रास्त शनाख्त कर सकेंगे। हवाई अड्डों पर दाखिल होने के लिए इससे बहुत वक्त बच जाएगा और दाखिला पेपरलेस भी होगा। देखें ये खुसूसी रिपोर्ट। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने 1 दिसंबर से DG यात्रा की शुरुआत कर दी है। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जुमेरात से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों से शुरू कर दी। This will provide a huge fillip to passenger service, passenger operability and passenger convenience in the days to come. DG यात्रा का मतलब है कि अब आपको DG यात्रा एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसको अपने आधार से जोड़ना होगा, एक आपको अपनी फ़ोटो यानी सेल्फी फ़ोटो लेनी होगी और उसके बाद सीधे आप जब अपने एयरपोर्ट पे आएंगे ना तो आपको बोर्डिंग पास दिखाने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी तरीके के पहचान पत्र को दिखाने की ज़रूरत है। एक अनुमान के मुताबिक 50% समय की बचत होगी देश के अंदर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को। इसके दूसरे फेज की शुरुआत मार्च 2023 में होगी, जिसमें विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे के हवाई अड्डों पर भी DG यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद तीसरे फेज में इसको पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा। DG यात्रा ऐप का मकसद मुसाफिरों के सफर को आसान बनाना और प्रोसेस को पेपरलेस बनाना है। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी देंगे 24 घंटे पहले DG यात्रा के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन आपकी यात्रा खत्म होते ही अपने आप डिलीट हो जाएगी। इसीलिए अगर आपकी जितनी भी जानकारियां हैं, डेटा इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे हाथों में नहीं जाएगा, पूरी तरीके से वो सुरक्षित भी रहेगा। अपने कैमरामैन S जयशंकर के साथ अनुज यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। वाराणसी हवाई अड्डे पर भी मुसाफिरों के लिए दाखिले का तरीका हाईटेक हो गया है। अब आपका वक्त मुख्तलिफ जगहों पर लाइन में ज़ाया नहीं होगा, सिर्फ चेहरा और टिकट दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर बराह रास्त दाखिला दिया जाएगा। यानी गेट पर दाखिली चेकिंग, जिसमें 15 से 20 मिनट लगते थे, अब 1 मिनट में हो जाएगा। दरअसल मुल्क में पहली बार हवाबाजी की वजारत ने सिर्फ 3 हवाई अड्डों पर पेपरलेस DG जर्नी सर्विस शुरू की है। इसमें यूपी का वाहिद हवाई अड्डा वाराणसी का है। इस हाईटेक सर्विस में सिर्फ आपका चेहरा यानी मुसाफिर का चेहरा बोर्डिंग पास होगा। इसके अलावा मुसाफिरों को बार बार दस्तावेजात दिखाने और चेक करवाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। मुल्क में GST महसूल नवंबर में सालाना बुनियाद पर 11% बढ़कर तकरीबन 1.46 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुसलसल 9वां महीना है जब अशिया और खिदमात टैक्स की आमदनी 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रही है। इस साल नवंबर के महीने में GST की आमदनी पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 11% ज़्यादा थी। नवंबर 2022 में ये 1,31,526 करोड़ रुपए था। और बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा 9 माह से ज़्यादा अरसे से जारी है। दरियासना अमरीकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैक्रों ने यूक्रेन में जंगी जराइम के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का अहद किया है। जो बाइडन और इमानुअल मैक्रों ने वादा किया है कि वो यूक्रेन में वसी पैमाने पर मजालिम और जंगी जराइम के लिए रूस को जवाबदेह ठहराएंगे। मीटिंग में तमाम इत्तेहादियों ने जंग से पैदा होने वाले माशी बहरान से निपटने पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का ऐलान जुमेरात को व्हाइट हाउस में इस मामले पर होने वाली मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया।
बाइडन 2021 के अवाइल में अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद मैक्रो के पहले अमरीकी दौरे की मेज़बानी कर रहे हैं। G20 लोगों के साथ साथ मुल्क के कई तारीखी मकामात भी रोशन हो गए हैं। मुल्क के 100 तारीखी विरसे के मकामात को 7 दिसंबर तक रोशन किया जाएगा। साथ ही वाई गवर्नमेंट सेल्फी विद लोगों की खुसूसी मुहिम भी चला रहा है। और नाजरीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की सुर्खियों पर। और अखबारात के जायजे में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। अखबार की अहम सुर्खी है, हिंदुस्तान ने संभाली G20 की सदारत। G20 के लिए हिंदुस्तान की थीम एक ज़मीन, एक परिवार, एक मुस्तकबिल। इंसानियत की मजमूई बेहतरी के लिए सोच में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इसी अखबार की दूसरी अहम सुर्खी है, सलामती कौंसिल की सदारत हिंदुस्तान को मिली। हिंदुस्तान ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की माहाना सदारत संभाल ली है, जिसकी अहम तरजीहात दहशतगर्दी का मुकाबला करना और कसीरुल जहती को फ़रोग़ देना है। अखबार के अंदरूनी सफ़े की अहम सुर्खियाँ इस तरह हैं। तालिबान ने वॉइस ऑफ अमेरिका समेत दीगर चैनलों पर लगाई पाबंदी। अमेरिका ने कहा है, अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि तालिबान की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो लिबर्टी और रेडियो फ्री यूरोप की रेडियो नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है, सऊदी अरब 14 शहरों में 21 तफरीही मराकिज़ की तामीर पर $13 अरब की सरमायाकारी। सऊदी हुकूमत ने पूरी मुमलिकत में 21 तफरीही मकामात की तरक्की के लिए $13 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी करने का फ़ैसला किया है। अब रुख करते हैं रोज़नामा इनकलाब की तरफ। अखबार की सफ़े अव्वल की शेर सुर्खी है, गुजरात असम्बली इंतखाबात, पहले मरहले के लिए 89 सीटों पर 60% पोलिंग। 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद। उम्मीदवारों में कई बड़े लीडरान शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के आला रहनुमाओं के साथ साथ इलेक्शन कमीशन और सरकर्दा सियासतदानों ने भी सभी लोगों से वोटिंग में हिस्सा लेने की थी अपील। इसी अखबार की अंदरूनी सफ़े की अहम सुर्खी है, चीन में शदीद एहतजाज के बाद कोविड की पाबंदियां ख़त्म करने का इशारा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर शहर गुआंगझू सूबे के 7 अजला में बुध के रोज़ लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। चीनी हुकूमत की जानिब से कोविड के नए मामले सामने आने के बाद इंतहाई सख्त लॉकडाउन जैसा मुतनाज़ा लाएअमल अब कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। आखिर में रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर नज़र डालते हैं। इसकी अहम खबर है, मुस्बत इशारे से शेयर बाज़ार हुआ गुलजार। तेज़ी के बदौलत मकामी सतह पर IT, धात, रियलिटी, टेक और कम्युनिटी समेत 12 ज़ुमरों में ख़रीदारी देखी गई, जिसकी वजह से मुसलसल छठे रोज़ शेयर बाज़ार गुलजार रहा। और इसी के साथ अखबारात का जायज़ा यही मुकम्मल होता है। अब रुख करेंगे खेल की खबरों का। खेल की खबरों में कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में जुमेरात के दिन इंतहाई दिलचस्प मुकाबले देखे गए। फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है बेल्जियम की, और बेल्जियम ग्रुप F के अपने आखिरी मैच में क्रोएशिया के साथ ड्रा खेला। बेल्जियम को वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए जबकि जीत दरकार थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अहम बात यह है कि बेल्जियम की टीम गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी। बेल्जियम की टीम में कप्तान एडन हैजार्ड, दुनिया के बेहतरीन मिडफील्डर में से एक केविन डी ब्रुयन, स्टार स्ट्राइकर रोमेलो लुकाको और गोलकीपर थिबाउट समेत कई स्टार खिलाड़ी शामिल थे। इस वजह से इस टीम को बेल्जियम की फुटबॉल की तारीख में गोल्डन जनरेशन कहा जा रहा था। वहीं 4 मरतबा की आलमी चैंपियन टीम जर्मनी भी कतर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हालांकि जर्मनी ने ग्रुप A के अपने आखिरी लीग मैच में कोस्टारिका को 4-2 से हरा दिया, लेकिन फिर भी वो नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में नाकाम रहा। जर्मनी को नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने के लिए जीत के साथ साथ गोल के बेहतर फ़र्क की ज़रूरत थी।
टीम जीत गई, लेकिन टीम गोल के फर्क पर स्पेन से पीछे रह गई और तीसरे नंबर पर रही। जर्मनी और स्पेन के 4-4 पॉइंट्स थे। अहम बात यह है कि 2018 के बाद जर्मनी मुसलसल दूसरी बार नॉकआउट राउंड तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। वहीं जापान ने वर्ल्ड कप के ग्रुप ई में स्पेन को 2-1 से शिकस्त देकर आखिरी 16 टीमों के नॉकआउट राउंड में दाखिला हासिल कर लिया। स्पेन की टीम ने एलोवेरा मोराटा के गोल से 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली थी, लेकिन जापान ने 48वें मिनट में रित्सो के गोल से 1-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। इसके साथ ही 51वें मिनट में तानाका के गोल की मदद से जापान ने 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। स्पेन और जर्मनी 4 पॉइंट्स पर बराबर थे, लेकिन स्पेन ने 3 के मुकाबले 9 गोल स्कोर किए, जर्मनी ने 6 गोल किए और 5 इसके खिलाफ हुए। ऐसे में स्पेन का गोल फर्क बेहतर रहा। इस लिहाज से जापान और स्पेन आखिरी 16 में जगह बनाने में कामयाब रहे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ में मराकश ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दी। इस फतेह के साथ ही मराकश की टीम ने नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली है। वो 1986 के बाद पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। मराकश को आगे बढ़ने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ की जरूरत थी। वो 3 मैचों में 7 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सरफहरिस्त है। स्टार खिलाड़ियों में हकीम और यूसुफ एन नेसरी के गोल की बदौलत मराकश की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और नाजरीन, अब मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर एक नजर। नाजरीन, इसी के साथ ये खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आधा। ये लड़की को कास्ट